अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान से उसकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात के बाद यहाँ जहाँ ये क्या सराइयाँ हो रही थी कि इमरान खान की सेहत कैसी है, वो ठीक है या नहीं है। बाज़ खबरों ने यह भी कर दिया कि इमरान ज़िंदा भी हैं या नहीं है। कम अज़ कम वो अफवाह साजी का अमल जो था इस मुलाकात के बाद रुक गया। लेकिन दोनों तरफ तलखी में कमी नहीं आई है। जो पाकिस्तान का मफाद ये होना चाहिए था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो फासला है वो समेटा जाए और कुछ मामला बेहतरी की जानिब आगे चलें। हम तो मुलाकात के बाद ये सोच रहे थे कि शायद कुछ बर्फ़ पिघल गई हो और आइंदा का सफ़र निस्बतन कम तो ना वाला हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों तरफ से वैसे ही तुंदी और तेज़ी है। फैसल वाडा साहब ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया और उनकी स्टेटमेंट का आगाज़ ही होता है ऐसी की तैसी, और फिर आगे जाकर जो कुछ उन्होंने कहा वो खुद अपने लफ्ज़ों में बयान करेंगे। क्या ज़रूरत पेश आई ऐसा सख्त बयान देने की, और आइंदा आने वाले दिनों में PTI का हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मामला किस नोयत का रहेगा? आज के प्रोग्राम का आगाज़ इसी खबर से करेंगे। दूसरा, उनकी ट्वीट का जो आखिरी जुमला है, वो आखिरी जुमला पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उसका नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये भी वाडा साहब से भी जानेंगे और बाकी मेहमानों से भी पूछेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं बास बपी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक साहब से, और कराची से हमारे साथ हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, सीनियर सियासतदान है। वाडा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि ये ऐसी की तैसी की ट्वीट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, इसका बड़ा पस मंज़र है। सबसे पहले तो ये कि देखें, ये जो अभी मुलाकात हुई खान साहब की बहनों की, उसमें हमारे जैसों ने भी बहुत मेहनत की, और मालिक साहब के शो पे मैंने ये मशवरा दिया CM साहब को कि आप अडियाला ना आएँ, इस्लामाबाद ना आएँ और बेहतरी हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। वो नहीं आए, ना अडियाला आए, ना वो इस्लामाबाद आए, और उनकी बहनों की मुलाकात हो गई। और बहनों की मुलाकात, उनका बहुत एहतराम भी है बहनों का, लेकिन बहनों की मुलाकात के बाद फिर वही वलवला, वही गालम गलोच, वही इल्ज़ामात, वही तमाशा, वही दबदबा, वही बदमाशी। नंबर 1। अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में पीछे लेके जाऊंगा कि शुरू कहाँ से हुई कहानी ये शुरू हुई कि जी फ़ौज में बहुत डेमोक्रेटिक है बाजवा साहब। फ़ौज में फैज़ जैसा काम पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं करता। अगर फ़ौज ना हो तो पाकिस्तान नहीं होगा। और पाकिस्तान फ़ौज को ये भी इजाज़त है कि वो घर के अंदर की बातें भी टेप कर ले, ये कमरों की वीडियोस भी बना ले। ये मैंने नहीं कहा था, ये उस वक्त के ISPR कम प्राइम मिनिस्टर साहब और मेरे साहब का लीडर इमरान खान साहब की बातें थी। वही इमरान खान साहब जिन्होंने हमें सियासत सिखाई, हम याद है वो भूल गए। तो ये सारा बयानी के बाद फिर बाजवा साहब बुरे नहीं हुए, फिर फैज़ बुरा नहीं हुआ, फिर आपने एक आदमी को जो आज के चीफ है, फील्ड मार्शल है, उस टाइम के DGI आए थे, उनको निकाल दिया क्योंकि उन्होंने शवायद, वीडियोज़, ऑडियोज़, कागजात दे दिए। फ़राग होगी वो मेरा बाप नहीं थी। अकबर जैसे बेईमान जो भागे हुए वो मेरा बाप नहीं था। अब बेगम साहिबा से रिलेटेड बातें की, उनको आपने सैक कर दिया। फिर आपने धरना मरना हर किस्म की दुनियावी कोशिश करके उसको रुकावट किया। शहीद हो गया, शुरू हो गया धरने का। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो मरना कम हो गया। उसका तो मैंने इमरान खान साहब कहा था आप पे गोलियाँ चलाएंगे, आपके अपने लोग, उन पर गोलियाँ चल गई, वो अल्लाह ने उनको बचा लिया। फिर वो जेल चले गए। फिर जेल जाने के बाद सारे जो वकील हैं, उसका क्लाइंट अंदर है, वकील सारे इक़्तिदार में बैठे हुए। फिर उसके बाद मैं कहता रहा कि ये फंसा रहे हैं खान को, फंसा रहे हैं, उस जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ से खान निकलेगा ही नहीं। ठीक है, नहीं। फिर गंडापुर साहब आ गए। गंडापुर साहब इस्लामाबाद आते थे, चाय की प्याली पूछते थे, फिर पैदल चले जाते थे। कभी वो रूप हो जाते थे, कभी वो 26 नवंबर में आते थे, वो बेगम को बचा लेते थे, फिर निकल जाते थे। फिर वो किसी को साहब, लेकिन आपने कहा कि बहनों को भी नहीं मिलने देंगे आइंदा से और वकीलों को भी नहीं मिलने देंगे, ये आपने क्यों कहा? मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर उसके ऊपर। ठीक है सर। उसके बाद इमरान खान साहब के लिए और मुश्किलात, SIFC, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर बयानात, बैनुल अक़वामी तौर पे तमाशा। एक जीती हुई फ़ौज है, अपने 5 गुना 10 गुना बड़े दुश्मन को मार के आई है। सिपह सलार है, हमारा सिपह सलार है, हमारी डिफेंस लाइन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। बार बार समझा रहे थे। फिर क्या हुआ कि जी बहनों की मुलाकात नहीं हो रही थी, हमारे जैसे लोग बीच में पड़े, हमने बात की, ऑन रिकॉर्ड बात की, चीज़ें हुई, बेहतर हो गई, बाहर आए, वही हो गया। अब आईन और कानून ये कहता है कि आप फैमिली से मिल सकते हैं, उनकी हाल अहवाल के लिए बिल्कुल मिल सकते हैं। आपका वकील केस की नौयत से रिलेटेड मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन सियासी बयानात ला के इश्तियाल दिलाना, गालम गलोच करना, उस केस के अंदर नहीं होगी। अगर ये सियासी बयान बाहर आएगा, गालम गलोच होगी, इश्तियाल दिलाया जाएगा, फ्रंट फुट की बातें होंगी, तो ना फुट भी रहेगा, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा। अब कोई सिपा सलार फौज के बारे में बुक्स करेगा, उसकी जबान खींच के जूता नहीं बनाएंगे, उसकी सोल बनाएंगे। मेरी बड़ी क्लैरिटी है इसके अंदर। मैं तो कोई चीज़ मिल्स करके डेमोक्रेटिक बदमाशी बेईमानी वाला काम नहीं करता। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। कल से लेकर कल आने वाले कल से आप क्यों जारी कर रहे हैं? मैं तो इस पे सरप्राइज हूँ।
फैसल वाडा साहब, ये बयान सारे आप क्यों जारी कर रहे हैं कि चीफ को कहा तो ये कर देंगे, सियासी बयान दिया तो मुलाकात नहीं करने देंगे, तो सर हम चीफ आपका नहीं है, चीफ आपका नहीं है, सारे बयान आप क्यों दे रहे हैं? बब्बी का नहीं है, चीफ बैरिस्टर का नहीं है, लेकिन आप ना हुकूमत है ना फौज के तर्जमान है। तो सर क्या मैं गजक बेचने सेनेट में बैठा हूँ, आपके शो पे आ रहा हूँ क्या, या छोले बेचने आया हूँ? मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, पाकिस्तान की बका की बात करूंगा, पाकिस्तान की सियासत की बात करूंगा, तो मैं कर रहा हूँ। आप मुलाकात पाबंदी लगा सकते हैं या खुलवा सकते हैं, ये तो आपका रोल नहीं है ना। आईना का मैं तो बता रहा हूँ सर, मैं तो ना लगा रहा हूँ, ना रोक रहा हूँ, ना मिला रहा हूँ। मिलाने की मैंने कोशिश की, जमहूरी रास्ता निकालने की कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि सीएम करके चले, वो वहाँ की प्रोग्रेस करे, KPK की, गवर्नर अपना काम करे। लेकिन अगर आपने बलवाला बदमाशी करनी तो आजमा लें सर, फिर आ जाए, आप बदमाशी का जाओ, बदमाशी से होगा, आ जाए, अब करें गालम गलोच, अब करें बदमाशी, अब करें हड़ा होड़ी, करें, ठीक है। तो गवर्नर आज भी आप देखेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन भी आप देखेंगे, जो वहाँ लोग जो मफरूर हैं वहाँ दानियाल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर साहब आपको भी प्रोग्राम जी। बपी साहब आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाह। कहते हैं कुफर टूटा खुदा खुदा करके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, पहले तो इशू ये है कि पिछले 1.5 महीने से जिस कर्ब और अजियत में हमें जमात को रखा गया, एक बगैर किसी वजह के 1.5 महीना, और इतनी खबरें आने लगी। मैं हैरान हूँ उस दिन सेनेट में जब हमने मिनिस्टर साहब से कहा कि जी खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से इशूज़ है, उन्होंने कहा जी अफवान प्रोपेगेंडा है, इंडियन प्रोपेगेंडा है। रादर के ये बताएं कि वो इशू ठीक है या गलत है, उन्होंने प्रोपेगेंडा और सोर्स के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी। दैट वॉज समथिंग वेरी एम्बैरेसिंग। लेकिन चलें, खुदा वाडा साहब की वजह से मिल लिया, या जिसकी वजह से कोई सैनिटी प्रिवेल कर गई, कल उनकी बहन ने मिल लिया, कम अज़ कम एटलीस्ट वी नो ही इज़ ऑलराइट। लेकिन मलिक साहब, जो कल बातें डिटेल सामने आई है वो उससे ज़्यादा तकलीफ दे, यानी कि 1.5 माह से किसी एक शख्स ने उनसे कोई बात नहीं की। जो खाना देने वहाँ पे शख्स आता था वो अपनी ज़बान नहीं खोलता था, वो खाना रख के चुप करके चला जाता था। 5 बजे टीवी, अखबार, टेलीविज़न लाइट बंद कर दी जाती शाम को मगरिब की नमाज से पहले, और सुबह 5 बजे दोबारा जो रोशनी आती थी उसके साथ लाइट ऑन, यानी कि 12 घंटे के लिए टोटल लॉकआउट था। और 1.5 महीने के लिए उन्होंने किसी इंसान की आवाज़ नहीं सुनी। इसके साथ जो बुशरा बीबी हैं, जो कि फर्स्ट लेडी का उनके पास प्रोटोकॉल है और उनके पास B क्लास होनी चाहिए थी, उनको भी जिंदान में रखा गया और 1.5 महीने उनको भी बच्चों से नहीं मिलने गया। यानी कि ये ना सिर्फ कि खान साहब पे तकलीफ थी, उनकी बेगम साहिबा पे। अब यकीनन जब 1.5 महीने बाद उनकी बहन जाके उनसे मिलती है तो ऑब्वियसली यकीनन कोई इतने खैर सगाली के जज्बात वहाँ से नहीं आने थे। अगर शायद मैं, मलिक साहब, या आप होते, शायद हमारे जज्बात या फैसल भाई के जज्बात होते, वाडा साहब के, वो भी ऐसे ही होते थे। बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। हैविंग सेड दैट, रियासत एक माँ है बड़ी। अगर कल सुहेल अफरीदी जा रहा है, अगर आप अभी भी चाहते हैं चीज़ें बेहतरी, और यकीन जानिए इस वक्त पूरी जमात, हर बंदा, राजा नासिर साहब और अचक ज़ैद साहब को खान साहब ने ये टास्क दिया है कि तुम चीज़ों, उन्होंने साथ ये भी कहा ये चॉइस आपकी है, आप मज़ाकरात करें, आप मज़ाहमत करें, एहतजाज करें, लेकिन कहीं ना कहीं सैनिटी प्रिवेल करे। कल सुहेल अफरीदी जा रहा है, अगर आप एक मुलाकात करा दी, कल उसको भी मिलवा दे। वो थोड़ा सवाल आगे रखे तो मामलात मुफाहमत की तरफ जा सकते हैं। अल्लामा राजा नासिर दोनों, देखिए ये दोनों मसला मशवरे के साथ नहीं चलते। मुझे अचक साहब का अंदाज़ा ले लीजिए, जितनी मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है, वो अभी भी चाहते हैं कि फेडरेशन की चीज़ें फेडरेशन में रहें। एंड वेरी फ्रैंकली, जो इस वक्त इशूज़ खैबर पख्तूनख्वा में वो इशूज़, इन तमाम इशूज़ सबसे बड़े हैं इस टाइम। अगर CM चाहता है कि एक दफ़ा इमरान खान साहब से इस चीज़ के ऊपर कोई किसी किस्म के ऊपर रहनुमाई ले ले, और उस रहनुमाई के नतीजे में वो शायद इस्लामाबाद के साथ बैठ जाए, फेडरेशन के साथ बैठ जाए, तो इतने बड़े सूबे के जो इशूज़ हैं वो रिजॉल्व होने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉक करेंगे तो वो अकेला शख्स शायद अपने तौर पर, आपकी जो जमात के बड़े सीनियर जो लोग बाहर हैं, जो जेल में नहीं है, इमरान तो जेल में है ना, कैद तन्हाई में 1 महीना, उसको तो नहीं दुनिया का पता। आप लोगों को कुछ कॉमन सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, गुड सेंस, जिससे मुफाहमत की तरफ मामला चले, रास्ता खुले। वो आपकी जमात में नहीं है चीज़, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो है नहीं है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, ये मुलाकात के ऊपर बंदिश के पैगाम देना, ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अभी तो वाडा साहब ने पैगाम दिया, लेकिन पाबंदी तो ज़ाहिर आपकी हुकूमत है, आप ही ने लगाई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी नदीम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए नदीम साहब, कोई वाडा साहब या मैं या हमारी जमात बैन तो नहीं किसी को मिलने से कर सकती, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि हम जो है ऐसे माइंडसेट को, जो चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करे, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे, और जो फिर उसी तरफ सियासत को लेकर जाए, जो जलाओ घिराओ और हॉस्टेज बनाकर सियासत करने वाली तर्ज को हम अलाउ नहीं करेंगे। अब वो अलाउ कैसे नहीं करेंगे कि ये नहीं हो सकता कि इनकी मर्ज़ी हो तो ये जेल के बाहर बैठ जाएं और वहाँ धरने देने शुरू हो जाएं। ये नहीं हो सकता कि इनका जब दिल करे तो ये गाली दें
जब दिल करे अपनी अफवाज को बुरा भला कहें, जब दिल करे अपने इदारों को बुरा भला कहें, और फिर साथ ही कहें कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। वो तो इंग्लैंड में बैठकर एक ऐसा बंदा कर रहा है जिसको पार्टी ओहदेदारान नहीं है, या ऐसा बंदा कर रहा है, इंटरव्यू ऐसा बंदा दे रहा है जिसकी पार्टी का ओहदा कोई नहीं है, बहन बेशक है लेकिन ओहदा कोई नहीं है। देखें, दीज थिंग्स विल नॉट बी अलाउड, और ना ही हम इस चीज़ को चलने देंगे। जहाँ तक बात है उनके मिलने की, खुलेआम कह रहे हैं कि ना उनको वहाँ बैठने देंगे, ना एहतजाज करने देंगे, ना मिलने देंगे, ये तो लेकिन पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट बड़ा क्लियर एक आया था जो इस्लामाबाद में 2024 में, और वही फिर पंजाब में भी उसको रेप्लिकेट किया गया कि उसमें आपने एहतजाज का तरीक़ाकार, जगह, सबका मुख्तस आपको कर दिया। आपकी दो सोचें नहीं पाकिस्तान में चल सकती इकट्ठी, जलाओ गिराओ, तफरीक, नफ़रत, आग लगाने की सोच, और मुस्तकम पाकिस्तान की, पाकिस्तान को ताकतवर करने की और पाकिस्तान को आगे लेके जाने की सोच। एक सोच को मरना है। एंड आई थिंक कि जो अभी बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें उस सोच को, जो जलाओ गिराओ, तफरीक और नफ़रत की सोच है, उसको लोगों ने दफना दिया है, लोगों ने बंद कर दिया है, एंड इट्स इन कॉफिन बॉक्स। अब इमरान खान के साथ ये कितने सीधे हैं या कितना चाहते हैं कि मुल्क आगे चले, या इमरान खान की भी कोई इसको स्पेस मिले। सोच को आवाम ने दफना दिया और आप बड़े मुतमईन हैं इलेक्शन जीत पे नवंबर के महीने में, तो फिर तो आपको उसके ऊपर सख्ती नहीं करनी चाहिए, फिर तो उसका दरवाज़ा खोल दें, उसे बोलें आओ जिसने मिलना मिल ले रोज़, तो इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर यू। नहीं, हम देखें, आप जब कमज़ोर आदमी है जिसको लोगों ने दफन कर दिया, जब आपका मुल्क, आप बताएं, यही इमरान खान था ना, यही सारे थे। अल्ताफ़ हुसैन की एक स्टेटमेंट और चढ़ के बयान दे रहे थे कि उसको बैन करें, उसको बाइकआउट करें और उसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो अब ये इमरान खान और इनकी जमात जो है, जब ये आपके इदारों के ख़िलाफ़, आपका पूरी दुनिया पाकिस्तान को इज़्ज़त दे रही थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को जब आपके आर्मी चीफ मिलने गए, उसी स्क्रीन के ऊपर जिसमें बलोचिस्तान के ऊपर कंट्रोवर्सी कौन स्पॉन्सर कर रहा था, आपके, इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आपका ऐसा माइंडसेट आप नहीं चलने दे सकते। इमरान खान तो स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन इनकी शहजाद अकबर कौन है? मतलब आप कभी कहते हैं हमारा है, कभी नहीं है, आपकी वहाँ चीज़ों को आपके आगे चला रहे होते हैं, आपके इनकी प्रॉक्सीज विद इन प्रॉक्सीज चल रही हैं। कभी पीछे बैठ के कोई और करता है, आगे बैठ के कोई और करता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं मिल सकती। लेकिन जेल मैन्यूल बड़ा क्लियर है, और मैं तो इसकी दरख्वास्त करूँगा जेल के जो हेड हैं उनको भी, सुप्रिटेंडेंट को भी, कि वहाँ से बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर नेगेटिव सियासत होती है, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बात की जाती है, इदारों के ख़िलाफ़ की बात की जाती है, तो जो लोग ये कर रहे हैं दे शुड नॉट बी अलाउड टू मीट। अगर फैमिली मिलना चाहती है तो उनको इसी सूरत में देना चाहिए कि वो टोटली फैमिली सेंट्रिक गुफ्तगू रखें, फैमिली से रिलेटेड बातें करें। वकला जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और पॉलिटिकल चीज़ें ना करें, डिस्टेबलाइज करने की बातें ना करें, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की बातें ना करें। और आप जब इदारों को कमज़ोर करने की बातें करते हैं, देखें हम अभी जहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान इज़ एट अ वेरी डिफ़िकल्ट स्टेज, जहाँ दहशतगर्दी की लहर फिर आई हुई है, हम बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, और आप ऐसे टाइम पे इन चीज़ों को इंस्टिगेट करें, दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। मतलब आपका एक क्लियर मैसेज है कि अगर वो इस लाइन से हटेंगे तो उनकी मुलाकात इजाज़त नहीं देंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। फैसल वाडा साहब, ये सूरत हाल तो फिर बिगड़ेगी ना, सीधी तो नहीं होगी, तनाव में कमी भी नहीं आएगी और काम टेढ़ा होगा। देखिए नदीम मलिक साहब, हम क्या चाहते थे पहले दिन से, जिस वक्त मैं निकाला गया, उस वक्त इशू क्या आया था? इशू ये आया था कि भाई ये आपकी रेड लाइन है, आपकी डिफेंस लाइन है, आप इस फौज की इज्जत करते थे, आपने हमें सिखाया था, आप भूल गए, हमें याद था, तो आप ही जगह पे ना जाएं। आपने क्या किया कि इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने मिलकर ये इमरान खान साहब की लड़ाई वर्सेस आर्मी की लड़ाई कर दी, जो सबको सूट करती है, जो कि एक्चुअली केस नहीं था या नहीं होना चाहिए था। अगर कल बहनों को इमरान खान साहब ने बात की भी थी, वो पी जाती। एक बड़े कॉज के लिए 2 कदम पीछे 1 कदम आगे बढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपने वही इंटरनेशनल हेडलाइंस बना दी। इंटरनेशनल हेडलाइंस में आप सऊदी, आपके पास विजिट था, आप क्या कर रहे हैं? आप अगर अपने मुल्क की दिफा की लाइन को, देखिए हम अग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, लेकिन अगर आप एक स्टेट, आप मुझे सलाम करें मैं आपको गाली दूँ, आप मुझे खुदाफिज करें मैं आपको गाली दूँ, आप बैठे मैं आपको ऊपर चीज़ें फेंक दूँ, आप बैठे मैं आपको फिर जलाने की बातें करूँ, तो आप क्या करेंगे एंड में? एंड में आप या मेरा मुंह तोड़ देंगे या मुझे लात मार के करेंगे अगर ताकतवर होंगे। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आइन और कानून वैसे इस मुल्क के अंदर अप्लाई नहीं होता, और जब अप्लाई होता है तो वो बारीक बीनी से आता है, ठीक है। मैं समझता था कि कल बहनें आई थी, बहनें आके सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी करती है कि अभाम था, एक सिचुएशन क्रिएट की, एक प्रोपेगेंडा किया कि उनकी सेहत ख़राब है, उनको कुछ खुदा न खास्ता हो गया, उनको क्यों हो, किसी को भी ना हो, ठीक है।
वेरिफिकेशन मांग रहे थे, चले हो गई थी। अगर कुछ बातें उन्होंने की थी वो दबा लेती, पी जाती, आगे एक मुनफिद रास्ता निकालते, पॉजिटिव रास्ता निकालते। और यही हम सब चाह रहे थे, यही सब हम रास्ते बना रहे थे। गवर्नमेंट से बैठ के बात कर रहे थे, इंटरनल बातें कर रहे थे, पीटीआई से ही बात कर रहे थे। हम किसी के जाती दुश्मन तो किसी के नहीं है। आप मुझे बताएं नदीम मलिक साहब, आज 2-2.25 साल में इमरान खान साहब को क्या मिला है? उनके वकील का क्लाइंट अंदर है, मजीद अंदर चला गया है। जो वकील हैं वो सारे फीस की मद में इंजॉय कर रहे हैं पोजीशंस और कुर्सियाँ, ठीक है जी। पीटीआई के जो लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कॉम्प्रोमाइज लोगों ने इमरान खान साहब को यहाँ बचा लिया, गालियाँ दे के अपनी पोजीशन ले ली। कौन सा एमएनए और एमपी और सेनेटर आपको नजर आया? आपके पास आप 4.5 करोड़ लोगों की आबादी कर रहे हैं। 4.5 करोड़ लोगों का 10% होता है 45 लाख, उसका 10% होता है 4.5 लाख। 4.5 लाख का 10% होता है 45, 4.5 लाख, 4.5 उसका 10% 45,000, 45,000 का 10% 4,500, उसका 10% 450। तो आप 0.001% पे खड़े हैं। आपका पब्लिक इलाज क्या है? लोगों का मसला है केपीके के अंदर कि उनको रोटी कपड़ा मकान फैसिलिटी प्रोग्रेसिव केपीके मिले। आप सारा दिन हेल हुल्ला कर रहे हैं। अब नहीं हो सकता मालिक साहब, नहीं हो सकता। देखिए ये अगर ट्रेंड उस वक्त रोक दिया करते जब नून मीम पीपल्स पार्टी काफ लीग कर रहे थे काम, डीपीसी जब कर रहे थे, वो बढ़ते बढ़ते इमरान खान साहब 100 कदम उससे आगे निकल गए। उस 100 कदम आगे निकलने के बाद क्या हुआ कि तबाही हो गई। अब तबाही का रास्ता क्या है कि अब आईन और कानून बीच में आ गए, सजाएं बीच में आ गई, 9 मई बीच में, उसके बहुत सारे लोग भागे हुए हैं, ठीक है। हम तो नहीं चाहते। ऑन नबी मेरा कोलीग भी है, मेरा छोटा भाई भी है, मेरे साथ टाइम भी गुजारा है, हमारी सियासी रास्ते जुदा हो गए। उसका अपना रीज़न है, मेरा अपना रीज़न है। मैं खान को बचाने के लिए निकाला गया और जो मैंने कहा वो खान साहब के साथ हुआ। तो खान साहब को फ़ायदा तो किसी चीज़ का नहीं हुआ। जब तक हमारे जैसे लोग उस पार्टी में थे तो खान साहब अरूज पे थे। हमारे जैसे लोग निकले तो हम नहीं कह रहे हम बहुत बड़े सियाने थे या हम कोई बहुत स्मार्ट लोग हैं, हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। वोट उसी का था, वही लीडर था। आपके ख्याल में क्या इस बात का खतरा मौजूद है कि इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में सजा दी जाए? 100% इसमें ये रिटन ऑन द वॉल है मलिक साहब। क्या बातें कर रहे हैं आप? आपकी जो व्हाट्सएप चैट्स और वॉइस नोट्स हैं वो मैं कई सालों से आपको बता रहा हूं, पीटीआई के लोगों ने अपना पन्ना भी खान साहब के ऊपर डाल दिया है। क्या बातें कर रहे हैं हम लोग? मुझे आप बताएं ना सर, गंडापुर से लेकर मुझे आज तक बताएं कि क्या फायदा हुआ है। ऑन मेरा भाई यहां बैठा हुआ है, मैं ही नहीं कह रहा बहुत स्मार्ट थे, बहुत एजुकेटेड थे, बहुत बड़े लीडर तो निकाला गया तो पार्टी आसमान पे थी, इमरान खान साहब चांद पे थे। उसमें तो कोई सोच भी नहीं सकता था ये होगा था कि मैं तो इमरान खान साहब के साथ ही बातें बता के आया था ना। मैंने कहा था आपके अपने लोग गोली चलाएंगे आपके ऊपर। इमरान खान साहब की शोहरत, लेकिन वाडा साहब आप कह रहे हैं कि इमरान खान को, वाडा साहब आपने कहा कि इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में सजा होने का, आप कहते हैं राइटिंग ऑन दी वॉल है, ये होनी है। तो जनरल फैज का भी ट्रायल चल रहा है, सबूत दिए मैंने सर। बाकी भी तो 9 मई के लोग छुपे हुए वहां। क्या 9 मई में जनरल फैज और इमरान खान दोनों को सजा हो सकती है? होनी चाहिए। जनरल फैज को आसमान से उतरा हुआ है या 4 टांगों वाला है, 8 हाथों वाला है, उसको सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन उसको मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से जिस हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस हैं उस हिसाब से 14 साल तो मिनिमम होगी। अल्लाह ना करे फांसी हो, लेकिन फांसी की सजा नहीं है तो 14 साल तो कैद होनी चाहिए। मैं कर्ज करूँ बपी साहब, मैं कर्ज करूँ जैसे कि मैंने पहले उसमें कहा, वो बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं आप, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत खतरनाक बात है। 9 मई के मुकदमात में सजा होने का मतलब इज समथिंग डिफरेंट। खैर अपनी उनकी प्रेडिक्शंस है, उनके अपने सोर्स हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर फैसिलिटेशन में खान साहब की फैसिलिटी अगर उनका रोल है तो हम उनके शुक्रगुजार। उसकी वजह है कि जो इशू हमें आ रहा था वो तो खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से, मैंने कहा ना कि हम सोर्स पे नहीं जाते, लेकिन एक इबाम ज़रूर था, तो शुक्र है कल ये इबाम ख़त्म हो गया। हैविंग सेड दैट, अब आगे कैसे चलना है, दैट इज़ द पॉइंट। मैंने कहा ना कि अब जो उनके जज्बात थे वो यकीनन किसी की बीवी या खुद हो तो वो जज्बात शायद भड़क जाते। कल अगर सोहेल अफरीदी जाके मिलता है तो नदीम से मैं आपसे पूछता हूँ, सोहेल अफरीदी खान साहब से क्या बात करेगा? अब हम कहें जी वो सियासत डिस्कशन नहीं करेगा, वो यकीनन पूछेगा कि सर दहशतगर्दी चल रही है, ऑपरेशन के ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सर कैबिनेट बढ़ानी है उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या पीपल्स पार्टी या नून लीग वाले जो दोस्त हैं ये नवाज शरीफ जरदारी साहब से मिले बगैर, उनसे पूछे बगैर चल रहे? हर पार्टी का एक मेंटोर होता है, अपनी एक सोच होती है। मैं यही कह रहा हूँ कि 1.5 महीना आपने एक ब्रेक लगा के देख ली, अब आपने 1.5 महीने बाद एक ब्लॉकेज खत्म हुआ है। हैविंग सेड दैट, मुल्क ने आगे भी तो चलना है। मेरी और आपकी और किसी की भी सियासत, सबसे इंपॉर्टेंट ये मुल्क है, वो 4.5 करोड़ लोगों के ऊपर जो दहशतगर्दी का इतना बड़ा जो लेबल चल रहा है, दैट हैज टू स्टॉप समवेयर, और वहां पे फेडरेशन को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप लोग इमरान खान से हट के आपकी जमात पार्लिमानी कमेटी ये फैसले ले सकती है
कि हमने मुफाहमत के रास्ता निकालना है, इमरान के लिए भी स्पेस पैदा करनी है। आप लोग इसके ऊपर काम नहीं करते, आप लोग इंतजार करते हैं कि इमरान इजाजत देगा तो करेंगे, नहीं करेंगे। इस दफा अलामा साहब को अचकज़ई साहब को दोनों को बड़ा क्लैरिटी आपको पता है अचकज़ई साहब ये रास्ता नहीं निकाल सकते, मेरे साथ क्योंकि अलामा नाजिर साहब सेनेटर हैं तो मेरी उनसे बहुत गुफ्तगू, और उन्होंने मुझे ये कंफर्म किया कि अचकज़ई साहब भी अभी इसी पॉइंट पे कि कहीं बात होनी चाहिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए। चीजें इस तरीके से किसी बंद गली में किसी के मफाद में नहीं है, और ये नहीं कि हमारे मफाद में नहीं, किसी के मफाद में नहीं है। सो कहीं ना कहीं चीजें में सैनिटी प्रिवेल करेगी। आई कैन इस वक्त खान साहब ने, अगर एक चीज और बताऊं, खान साहब को पता था 15 अक्टूबर को कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भेजा है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि अगर मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जाऊं तो मैं इस्लामाबाद जाने, नहीं, उन्होंने कहा अलामा नासिर और अचकज़ई फैसला करेंगे और कोशिश करो तुम लोग इस्लामाबाद की तरफ मुंह मत करना, जहां हो वहीं एहतजाज करना। सो कहीं पे बाहर निकल के जो बयान दिया है उसमें मुझे कहीं पे भी मुफाहमत का रास्ता नजर नहीं आया। उस वक्त कोई हॉकिश टोन नहीं थी। ऑब्वियसली आप 1.5 महीने बाद, जैसे मलिक साहब 1.5 महीने बाद एक शख्स से बात करें, पाबंदी का, मुलाकात पे पाबंदियों का तो मैं हुई मुखालिफ, वो तो इंसानी बुनियादी हकूक के खिलाफ चीज है, वो तो नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। जैसे फ्रीक्वेंट होगा ना, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सर ब्रेक ले लें, वाडो साहब ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर दानियाल साहब, जो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा इशू है वो इमरान से मुलाकात तो एक इशू था, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन, उसका स्टेटस क्या है पता ही नहीं है। अब आर्मी चीफ की भी मुद्दत मुलाजमत और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की भी मुद्दत मुलाजमत आपके नोटिफिकेशन से जुड़ी है। नोटिफिकेशन आएगा तो शुरू होगी। बिल्कुल नदीम साहब कि इसमें तो दिस गोज़ विदाउट सेइंग कि जिस तरह आर्मी चीफ की जो परफॉर्मेंस रही है और जिस तरह उन्होंने काम किया है और जिस तरह ये पूरा इंडिया वाला जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, इसको उन्होंने पूरी इस जंग को जीता है, तो जो चार्ज ऑफ दिस पोजीशन या चेयर है तो इट इज़ ऑलरेडी विद हिम। नोटिफिकेशन टेक्निकलिटीज़ की वजह से 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन ही इज़ इन द ऑफिस और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बिल्कुल ही इज़ इन द ऑफिस। और तो आपने ऑफिस क्रिएट करना है ना, भी नोटिफाई करेंगे तो ही इज़ इन द ऑफिस, ही इज़ लुकिंग आफ्टर द थिंग्स फ्रॉम दैट पॉइंट, और वो इसी कुर्सी पर रहेंगे। ये सस्ती शोहरत के लिए जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और वो आजकल में हो जाएगा। उसमें देखिए नोटिफिकेशन जो होता है कागज है वो उससे बिफोर दैट इज ऑलरेडी सरकारी खातों में वो जो आपका गजट नोटिफिकेशन है वो सारा कुछ है। देखें मैंने कहा ना कि जिस तरह ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ बियॉन्ड ऑल दीज नोटिफिकेशंस, और नो वन इज बियॉन्ड दैट नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन करना पड़ेगा ना। तो वो आई थिंक कि जो कानूनी चीज़ें होती हैं दैट टेक्स अ डे टू मे बी, लेकिन अटका कोई इशू भी नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको जैसा कहा कि जो चीप सस्ती शोहरत के लिए जो लोग इसको प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपार्ट फ्रॉम नोटिफिकेशन आएगा कब? नेक्स्ट फ्यू डेज में आ जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट फ्यू डेज इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी वो चीज़ नहीं है। बड़े मियाँ साहब भी राजी हो जाएंगे? सब राजी हैं जी, हो जाएंगे। राजी हैं नहीं हो जाएंगे, सब राजी हैं। मैं बताऊं कि ऐसी डिलीवरेंस के बाद, ऐसे काम करने के बाद क्यों कोई राजी नहीं होगा कि आपने जो किया है दुनिया में, पाकिस्तान जो इंटरनेशनल आइसोलेशन में था उससे निकल के हम आज कहाँ आ गए हैं और किधर वेयर वी स्टैंड टुडे, तो इसमें सब राजी हैं और जो चीज़ होनी है इंशाल्लाह आई थिंक अ डे और 2 में भी, और उसमें हो जाएगी। फैसल वाडा साहब, इशू क्या है CDF के नोटिफिकेशन के अंदर? हुकूमत इस पोजीशन में है कि उसको होल्ड बैक कर सकती है? आपके ख्याल में तो तगड़ी तो है नहीं हुकूमत। देखिए नदीम मेरे साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले का जवाब दे दूं कि देखिए कल सोहेल आफरीदी साहब ने मुलाकात करनी है, वो मुलाकात तो होगी नहीं, उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी रखें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहाँ तक आपने CDF की बात की है तो ये CDF का नोटिफिकेशन है। CDF आखिर में F आता है, F से फास्ट भी है, फर्स्ट भी है, फील्ड मार्शल भी है, फैसल भी है, और F से बहुत सारे और भी मतलब है। तो ये बिल्कुल इस मैंने आपको पहले कहा था कि इस हफ्ते से ख़त्म होने से पहले, अगले हफ्ते से पहले आ जाएगा। उसके अंदर CDF का सेक्रेटेरिएट है, नई अपॉइंटमेंट्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बिजनेस एज यूजुअल एंड रूटीन है। और जहाँ तक आपने कहा कि मुद्दत मुलाजमत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर है। पहले 3 साल थी, फिर नए कानून के तहत जो हमने पास किया उसका ऑटोमेटिकली वो 5 साल के लिए आती है, तो उसकी नोटिफिकेशन तो रिक्वायर्ड नहीं, इसकी नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड है। उसकी नोटिफिकेशन की जो डिले हुआ है वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेक्रेटेरिएट अपॉइंटमेंट्स, रूल्स ऑफ द बिजनेस के लिए हुआ है। मेरे ख्याल से 72 घंटे मैंने दिए थे, 24 घंटे हो गए हैं, अगर 48 घंटे में हो गया नेक्स्ट वीक के आने से पहले हो जाएगा एट मैक्सिमम एट लार्ज। तो
तो उसमें भी कोई इबाम नहीं है और कोई फैसल वाडा साहब, लेकिन थोड़ा सा आप ये रोशनी डाल दें वो आपको कि ये 27 तारीख को डेडलाइन थी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने रिटायर होना था और नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने अपना ऑफिस एज्यूम करना था और वो ऑफिस एज्यूम नहीं हुआ, 27 गुजर गई, 28, 29, 30, यकम 2, 3, ये दिन काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तानी निज़ाम में। देखिए मलिक साहब, मैं ना आपके तवज्जुह से 2-3 चीज़ें बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर 1, सियासत को सियासत लेके चलना है। फ़ौज और उसकी अफवाज और उसके सपा सलार को अब गाली नहीं दी जा सकती। उनके ऊपर आपको कल से लेकर आने वाले कल से लेकर और मज़ीद क्लैरिटी आगे आने वाले हफ्तों तक मिल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहाँ तक CDF की नोटिफिकेशन है, बिजनेस एज यूजुअल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दत मुलाजमत ऑटोमेटिकली 5 साल पे है, वो भी उसका भी कोई इशू नहीं है। सेक्रेटेरिएट था, जैसे अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई हैं तो उनके ऑफिस का इशू आ गया, उनके रेजिडेंसेस का इशू आ गया। सो नई पोजीशन क्रिएट हुई है, तो नई पोजीशन के हिसाब से अब आम है। हाँ, प्रोपेगेट जरूर किया जा रहा है उस ढोल के अंदर, नहीं अब बाकियों का ढोल बजेगा, खुल के बजेगा और आने वाले कल से वो पता चल जाएगा। तो वहाँ तक तो क्लैरिटी है, लेकिन इसके अंदर कोई जान नहीं है। अगर इसके अंदर कोई नोटिफिकेशन चीफ का होता, कमांड का होता, पॉलिटिक्स का होता, वज़ीर आज़म का होता, सदर पाकिस्तान का होता, तो चले समझ में आता कि थोड़ा मसला मसाला बिक गया है। लेकिन मसला मसाला बिकने वाली चीज़ ही नहीं इसके अंदर, तो बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, इससे कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ी। हाँ, एक नई चीज़ बननी है, उस नई चीज़ के हिसाब से पहली दफ़ा चीज़ होने जा रही है, तो उसके हिसाब से चीज़ें, और उसको भी मैंने आपको बता दिया है कि वो रोल करके हलक से निकालने की तैयारी करें। इसका मतलब वो भी आ रहा है, मैं उतना ही उसके लिए एविडेंट हूँ जितना आप नदीम मलिक साहब हैं, मैं फैसल वाडा हूँ, ऑन चौधरी साहब, ऑन बपी मेरे सामने बैठे हुए या बैरिस्टर साहब बैठे हुए, इतना ही क्लैरिटी से मैं आपको बता रहा हूँ और इतनी क्लैरिटी से अल्लाह इज्जत भी रखेगा, हमेशा रखी है और जैसा कहा है वैसा हुआ है और आगे भी वैसा ही होगा। बप्पी साहब, आपके ख्याल में बिजनेस बड़ी क्लैरिटी है, इसमें कोई बहाम नहीं है कि जिस तरह उन्होंने कहा ना कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स को 48 आवर्स की जगह 72 हो सकते हैं, इससे अलावा नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम लीगैलिटी। अगर मैं आपका जुमला लूँ, अगर जुमला लूँ तो 48 आवर्स टू 72 आवर्स उसके अंदर नोटिफिकेशन हो जाएगा। हाँ, आइंदा 48 से 72 घंटों में नोटिफिकेशन हो जाएगा। चलाएं जी, खबर चलाएंगी। हाँ सर, 72 घंटे में 24 घंटे चलेंगे, 48 घंटे रह गए, अगले हफ्ते से पहले हो जाएगा। अच्छा मलिक साहब, नाम 3 में नाम 13 में, वेरी फ्रैंकली जब 27वीं तरमीम हो रही थी, हमने अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया, हमने उसकी मुखालफत की, हो गया, तो हम में से किसी ने ये पढ़ा नहीं था। हमें जो बताया गया जब सेनेटर्स में जाते थे या नेशनल असम्बली, तो हमें बताया गया कि नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो 3 साल है, वो ऑटोमेटिकली 5 साल हो गया। पहले ये बताया हमें, उस वक्त पता लगा जब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया कि इसका नोटिफिकेशन होना है और वो प्रोसेस में है, और शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए और बगैर किसी वजह के लंदन मौजूद है, और ख्वाजा साहब जिसे ट्वीट कर रहे थे वो खुद भी मुल्क से बाहर थे। तो उस वक्त थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि एक तो नोटिफिकेशन होना है, लेकिन जो 2 कंसर्निंग लोग हैं वो मुल्क से बाहर हैं किसी भी वजह से। तब एक इबहम पैदा शुरू। अब इस इबहम के पीछे गवर्नमेंट की क्या मुहर्रिकात हैं, इनके क्या इशूज़ हैं, मियाँ नवाज शरीफ का क्या माइंड सेट है, ये तो ये बेहतर बता सकते हैं। मैं तो एक आवाम के तौर पर कह रहा हूँ कि हमने तो उस वक्त की थी मुखालफत। सो अल्टीमेटली अगर इसकी कोई कल को कोई रेपरकशंस होते हैं, दे शुड बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। आपको याद है कि एक तो बाजवा साहब का जो है ना नोटिफिकेशन गलती की वजह से डिले हुआ था, पार्लियामान में गया, सुप्रीम कोर्ट गया। अल्टीमेटली शायद कहीं ना कहीं इनको सोच आ रही होगी कि इस प्रोसेस में कि ये फंसे किधर है। सो बेटे जवाब तो ये दे सकते हैं, बट अब कौम सारा इंतजार करिए कि ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के हवाले से या बैरिस्टर साहब के स्टेटमेंट के हवाले से नोटिफिकेशन कब करते हैं, और अगर इस पर कोई डिले हुआ है तो उसकी वजूहात आने वाले दिनों में यकीनन आप और जितने बाकी जर्नलिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं से कुरेद के ले आएंगे कि रीजंस अननोन थे क्या। बैरिस्टर साहब कैमरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बोल सकते। 4 दिन प्राइम मिनिस्टर लंदन बैठे हों और यहाँ पे आपका ऑफिस क्रिएट होना है, वो ऑफिस के नोटिफिकेशन ही नहीं जारी हो, तो उसमें आपको एम्बिग्यूटी नजर आ जाती है कि कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। दानियाल साहब, मामला आगे चलेंगे खुश उसलूबी से ना, सेम पेज आपका बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, कोई इसमें इशू तो नहीं है? बिल्कुल, इसमें किसी की ख्वाहिश हो सकती है, इसके अलावा पीटीआई की ख्वाहिश होगी दिल्ली बहुत लोगों की शायद ख्वाहिश हो, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसी तरह और जो जितनी भी फोर्सेस हैं इसी तरह अपनी दिन रात मेहनत और काविश करके पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाल रही हैं, निकालेंगी। इस रीजन की मजबूत तरीन ताकत बनकर पाकिस्तान समझ आ रहा है, और पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं कि अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है कि पाकिस्तान को मजबूत करना, वो आपके डिफेंसेस हों, ये अफ़गानिस्तान की जो जंग है, ये जो दहशतगर्दी की लहर है, इसको हराना और आपकी मैशत को मजबूत करना, सब सेम पेज के ऊपर हैं। और इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करके हमने पाकिस्तान को, पहले ये फ्रैक्चर टांग के साथ था, बसाखियों से हटाया, फिर उसके बाद टांग को ठीक किया, चलने के काबिल किया। अब नाउ वी आर रेडी एट अ पॉइंट वेयर वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ, और इंशाल्लाह यू विल सी के टुगेदर we will take back this country from the heights where it came from, inshallah.
फैसल वाडा साहब 28वीं आईनी तरमीम का भी चर्चा है कि वो भी आनी है, उसमें क्या होना है सर? देखिए नदीम मलिक साहब, आप लोग बहुत देखें ना, आपकी ना हमें शोहरत मिलती है, ना तनख्वाह मिलती है, ना कुर्सी मिलती है, ना कैमरा मिलता है, जो आपको मिला हुआ है। मैंने तो आपको 27वीं वाले दिन कह दिया था 28वीं आ रही है, अब 28वीं आएगी। 28वीं में जो चीज़ें हासिल करनी है वो हासिल कर लेंगे, फिर 29वीं आ जाएगी, ये दिखाएंगे ये ले लेंगे, ये दिखाएंगे ये ले लेंगे। तो 28वीं आ जाएगी, उम्मीद है बजट से पहले आ जाएगी, उसका फिर 29वीं आ जाएगी, जो उसमें रह जाएगा 29वीं में ले लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ रहना है, वो 29 में लेना है। उस 28 में आना क्या है, कौन से इश्यूज कवर होने हैं 48th अमेंडमेंट में? जो पेंडिंग रह गए, मैंने आपको इशारा तो बता दिया, ये दिखाएंगे ये ले लेंगे, चांद दिखाएंगे, सितारे ले लेंगे, फिर कुछ सितारे लेते लेते आखिर में चांद भी ले लेंगे। मसला क्या है सर इसके अंदर? इतने खुल के और क्या बताऊं नदीम भाई साहब, क्या चाहते हैं? तनख्वाह आदि मुझे भेज दें तो मैं कर लेता हूं, बुखार पे मना लेना, तो वो वाला काम है। नए सूबों का तज़किरा हो रहा है, तो नए सूबों की बात करके एनएफसी वॉर के ऊपर एग्रीमेंट हो जाएगा। सर आप फिर पूछ क्यों रहे जब आपको जवाब खुद ही पता है? करूं देखिए 28वीं तरमीम हो या 29वीं तरमीम हो, ये वो एनएफसी करके ले ले, एसआईएफसी करके ले ले, ईएफसी करके ले ले, ई2 करके ले ले, 10 करके ले लेंगे ना। और इसमें जो गुंजाइश और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैंने आपके पहले भी शो में कहा था कि नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक आपने इंस्टीट्यूशंस को ताकतवर करना है। ये सिस्टम नहीं चल सकता कि पीछे से पैसे लेकर भाभी के कपड़े लो, ये सिस्टम नहीं चल सकता कि पीछे से पैसे लो, सुबह को दो और फिर आप एनएफसी के जो ना अवार्ड्स वो आप ग्रांटों के तहत कश्मीर को दो, जीबी को दो और पीछे आपके पास फिर कोई पैसे ना रह जाए। आपने सिस्टम को ठीक करना है, आपके रेगुलेटर्स हैं जिनको एड्रेस करना है। 18वीं तरमीम की जो मेन जिस थी वो डेलीगेशन ऑफ पावर, एनएफसी वार्ड को कवर करेंगे 28वीं तरमीम में। देखें आप 18वीं तरमीम में आपने लोकल बॉडीज़ की बात की, 28वीं तरमीम में आप एनएफसी वार्ड को कवर करेंगे। देखिए हमारी कोशिश है कि 28वीं तरमीम में आप एनएफसी को भी कवर करें, इवन दो फाइनेंस का मैटर है उसको डिस्कस करके, लेकिन जो अफेक्ट आता है वो एनएफसी में आए। लोकल बॉडीज़ का सिस्टम, जो लोकल बॉडीज़ एक्ट उनको एम्पावर करता है, वो आइन में एम्पावर हो, टाइम तरीक़ाकार तयन आइन करे। जो आपके पूल बनता है पैसों का, उसमें ग्रांट का कॉन्सेप्ट ख़त्म करें और इक्वल ट्रांसपेरेंसी के साथ पैसे सूबों को जाएं, उसमें लोअर लिमिट सेट करें, किसी सूबे के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। केपी और बलूचिस्तान को एक्स्ट्रा लुक आफ्टर किया जाए, उनकी महरूमियाँ हैं, कुछ ज़रूरियात हैं, उसको एड्रेस किया जाए। बहुत बड़ा फैक्टर है वॉर ऑन टेरर, उसमें आपको एक अलग पूल बनाकर या आपको किट्ठी एक डिवाइड करनी पड़ेगी। जिन सूबों में दहशतगर्दी की लहर है उसको उसी तरह एड्रेस किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ज़रूरत है। मैंने आपको कहा ना 28वीं 29वीं ये एक नंबर्स है, लेकिन जो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट द डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी राइट एंड एप्ट फॉर दिस डे एंड वर्ल्ड ऑन सर। 28वीं तरमीम एक सिंपल एनएफसी वार्ड। मैं सर एक चीज़ बता दूं, जहां तक तो जो चीज़ हमें पता लगी है कि 28 में दो चीज़ें हैं, एक एनएफसी वार्ड, एक सूबों की बात। इस पे खान साहब का बड़ा क्लैरिटी से था और वही सिंपल था कि सूबे और बनने चाहिए। मैं थोड़ा बता, सूबे और बनने चाहिए। और खान साहब ने यह भी कहा था कि पंजाब में बेशक आप डिवीजन लेवल पर सूबा बना दें, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड हो उतना बेहतर है। एनएफसी भी खान साहब ने कहा था कि ये एक मेलाफाइड इंटेंशन के तहत बनाया गया था। कुछ चीज़ें उन्होंने कहा था बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है खान साहब ने कहा था कि बलूचिस्तान का हिस्सा 54 अरब का था। जब एनएफसी अवार्ड आया, क्योंकि उसमें रिवर्स कैलकुलेशन होती है, उसमें गुर्बत का और ज्योग्राफी का इशू था, वो 83 अरब हो गया था। लेकिन कहीं पे इशू ये था कि ये जो माइंडसेट है ना कि जी पंजाब का इतना सा, तो उसमें उन्होंने कहा था कि यार फेडरेशन को जो लोन्स पे बैक करने, इट इज इंपॉर्टेंट कि पहले वो हो जाए, उसके बाद सूबे अपना हिस्सा लें। हैविंग सेड दैट, हमें एतराज जो होता है वो बुलडोज करने पे होता है। सो प्रिंसिपली हमें शायद चीज़ों पे ठीक है कि जी एनएफसी वार्ड और सूबों के वाले से हम उस पर एग्री कर रहे होंगे, लेकिन जो तरीका, जो मैथड टू मैडनेस है, उस वजह से आके हमें उस पर एतराज शुरू होता है। लेकिन जो मेरे दोस्त बैरिस्टर साहब बैठे हैं, इनकी जमात है, इनको इशूज ये नहीं होते एनएफसी वार्ड सूबे के। अभी आप देखें जब ये एनएफसी वार्ड सूबे आएंगे, सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी नून लीग को इशू इस वजह से नहीं होगा, इस वजह होगा जो सल्तनत शरीफिया है या सल्तनत जो जरदारी है उसको कट बर्दाश्त नहीं कर, चाहे वो पैसों की हो एनएफसी या वो जमीन की हो कि पंजाब के 4 सूबे। ये जो फ्रेम ऑफ माइंड, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हम प्रिंसिपली इन चीजों पे एग्री करते थे, जो हमारा पॉइंट, और ये खान साहब बार बार कह चुके हैं हम तो, लेकिन ये लोग इस वजह से एग्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो मुमलिकत है वो छोटी होती जाएगी। सो समहाउ इट्स वेरी कंफ्यूजन, बट आई एम नॉट श्योर कि ये लोग क्या स्टांस लेते हैं, बट हम इसमें बड़े क्लैरिटी के साथ जाएंगे। जी फैसल वाडा साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे चाहिए। कुछ सियासत में कोई माहौल बेहतरी नजर आती है, हुकूमत तगड़ी होती नजर आती है या पहले से और ज्यादा कमजोर होती नजर आती है? देखिए सर, अभी तो मुझे सियासत के अंदर बहुत तलखियाँ नज़र आ रही हैं, बहुत गर्मा गर्मी नज़र आ रही है, और उम्मीद करता हूँ कि उसके अंदर सब सैनिटी प्रिवेल करेगी और कोई अपनी सिम ठीक करेंगे और सियासत को सियासी तौर पे लेके आगे बढ़ेंगे और
मुस्बत रास्ते निकालेंगे। मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ ये है, वरना मुझे चीज़ें सही नज़र नहीं आ रही। हाँ, सियासत के अंदर बहुत गर्मा गर्मी है, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट और पुरानी चीज़ें वापस रिपीट होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। डिस्क्वालिफिकेशन नज़र आ रही हैं, बैन नज़र आ रहा है, गवर्नर राज नज़र आ रहा है। तो मुझे तो अभी बहुत चीज़ें गड़बड़ नज़र आ रही हैं। डिस्क्वालिफिकेशन किसकी नज़र आ रही? सर, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सीएम के पास बहुत, केपी के सीएम का बहुत छोटी सी जगह है, वो 19-20 लेफ्ट राइट भी हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेनेटर फैसल अब्बास बप्पी साहब और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।